गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 द लेडी और द टाइगर। लेडी या फिर एक टाइगर। इस लेसन को फ्रैंक आर स्टॉकटन ने लिखा है और इसमें एक्चुअली जो इसकी एक समरी है वो यही है कि जैसा कि इसका टाइटल बता रहा है कि लेडी या फिर टाइगर, कि जो लेडी मतलब जो राजा है वो काफी अनसिविलाइज्ड है। उसकी अनसिविलाइज्ड का मतलब आप समझते ही है कि वो बिल्कुल भी सभ्य नहीं, या कह सकते हैं कि जो सभ्य नहीं है, जो काफी कुछ जंगली है, जिसमें मैनर्स नहीं है और किस तरीके से वो अपनी प्रजा के साथ न्याय करता है, इसमें ये बताया है। साथ ही जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें ये बताया है कि किस तरीके से जब उसकी बेटी के साथ इस तरीके का एक केस होता है, जब उसकी बेटी किसी से प्यार करने लग जाती है तो वो उस दोषी को किस तरीके से सजा देता है और उस दोषी के भाग्य में क्या लिखा है कि उसको मार देता है। उसकी किस्मत में लेडी है या टाइगर है, ये राइटर ने आप ही के ऊपर छोड़ा है, जो इस स्टोरी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम अब अपने आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग हु वाज क्रूड एंड वेरी मच लाइक अ सैवेज। बहुत बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत ज्यादा अनसिविलाइज्ड, क्रूड मतलब जिसमें मैनर्स नहीं थे, तरीका नहीं था, एंड वेरी मच लाइक ए सैवेज, और काफी जंगली था। He had learned some manners from his Latin neighbors. उसने अपने लैटिन पड़ोसियों से कुछ काम करने के तरीका या कुछ सलीका सीखा था। But mostly he was barbaric. लेकिन ज्यादा उसका कैरेक्टर का हिस्सा काफी जंगली था। Loud and gruff, बहुत तेज बोलना और बहुत ज्यादा noisy. He had none of the grace and polish of his neighbors. उसके पास जैसे उसके पड़ोसियों के पास थी बोलने का एक तरीका था, जैसे उनकी एक शान थी, जिस तरीके से वो बात करते थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। He was a man of great fancies. Fancies मतलब कल्पना, इमेजिनेशन। वो हमेशा कल्पनाओं में खोया रहता था। एंड इवन ग्रेटर एंथुसियाज्म, और हमेशा मतलब उसके साथ और भी ज्यादा जोश से वो अपनी कल्पनाओं में खो जाता था। Because he had so much authority as a king, क्योंकि उसके पास राजा होने के नाते बहुत ज्यादा ताकत थी, बहुत ज्यादा उसके पास अधिकार था। So he was able to force some of these fancies into reality. इसीलिए वो ज्यादातर अपनी इन फैंसीज को, अपनी इमेजिनेशंस को रियलिटी में बदलने की कोशिश करता था। और एटलीस्ट ही ट्राइड टू, कई बार तो वो कोशिश करता था, कई बार वो उनको बदल ही लेता था। His personality was normally calm when everything was in order. उसकी पर्सनालिटी यानी कि उसका व्यक्तित्व शांत रहता था ज्यादातर, जब तक उसके राज्य में हर चीज एक तरीके से चलती थी। When there was a little hitch, जब भी उसके राज्य में कुछ गड़बड़ी होती, hitch मतलब अगर कुछ भी चीज डिसऑर्डर होती, how he was exultant and happy, वो बहुत ज्यादा खुश होता। exultant means बहुत ज्यादा joy, आनंद से भर जाता। He loved it when things went wrong because that meant that he could then correct them. उसको मजा आता था जब चीजें गलत हो जाती थी, क्योंकि उसके लिए उसका मतलब था कि वो चीजों को सही कर सकता था। मतलब अब उसके पास अपनी ताकत को इस्तेमाल करने का एक मौका मिलता था। He loved to make the look crooked straight, to crush down the uneven places in life. उसको टेढ़ों को सीधा करना, साथ ही साथ अपनी जिंदगी की जो ऊंची नीची चीजें थी उनको कुचलना आता था। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी गड़बड़ी उसके राज्य में होती थी, जो भी काम गलत होता था, उसको सही करना उसको आता था। He decided that there should be a way to add culture to the lives of his subjects. एक दिन उसने निश्चय किया कि जो उसके सब्जेक्ट है या जो भी उसका विषय है उसमें उसको कुछ कल्चर, कुछ संस्कृति जोड़नी होगी। His method was the public arena, और उसके लिए एक तरीका उसे निकाला, वो था पब्लिक अरेना। अरेना का मतलब होता है एक ऐसा मैदान जहाँ पर युद्ध का अभ्यास किया जाता है, या जहाँ पर ऑडियंस के सामने कुछ लोग आकर युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। There humans and beasts performed before audiences. यहाँ पर लोग बाग और जो जानवर थे वो ऑडियंस के आकर अपना प्रदर्शन करते थे। बट his fancies asserted themselves here. लेकिन उसकी कल्पनाएं केवल उसको यहीं तक घेरे रखती थी। द अरेना दैट ही बिल्ट वॉज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ ग्लेडिएटर्स। कहने का मतलब ये कि जो उसकी फैंसीज, जो उसकी कल्पनाएं थी ना, वो केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं थी। द अरेना दैट ही बिल्ट वॉज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ ग्लेडिएटर्स। जो अरेना वो जो उसने जो एक बनाया था, एक खुला सा मैदान जो प्रदर्शन के लिए था, युद्ध प्रदर्शन के लिए, वॉज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ ग्लेडिएटर्स। ग्लेडिएटर्स मीन्स बहादुर योद्धा, बहादुर योद्धाओं के सम्मान या उनकी इज्जत के लिए नहीं बनाया था। इट वॉज नॉट फॉर बीस्ट फॉर टू फाइट ईच अदर टू द फिनिश। जबकि ऐसा ही होना चाहिए था कि जहाँ पर बड़े बड़े योद्धाओं को सम्मान दिया जाए, ना कि वो जानवरों के लड़ने के लिए था। टू ईच अदर टू द फिनिश, जबकि एक दूसरे को मार ना दें। द पर्पस इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग रिलीजियस हेरेटिक्स टू द लायंस। न ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आस्तिक लोगों को, हेरेटिक्स मीन्स जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जो धर्म को मानते हैं, उसको शेर के सामने डाल दिया जाए।
इट वॉज ही बिलीव्ड फॉर द पर्पस ऑफ वाइडनिंग एंड डेवलपिंग द मेंटल एनर्जीज ऑफ हिज पीपल। उसका ऐसा मानना था कि उसका पर्पस उसको बनाने का ये है कि लोगों के अंदर जो मानसिक ऊर्जा है उसको और तरीके से विकास कर सके। इट वॉज ए वास्ट एम्पी थिएटर, वो एक बड़ा सा खुला मैदान था। एम्पी थिएटर मीन्स एक बड़ा सा मैदान जिसके ऊपर छत नहीं होती और ऑडियंस का बैठने की जगह होती है। विथ एनसर्कलिंग गैलरीज, जहाँ की चारों तरफ गैलरीज थी, मिस्टीरियस वॉल्स जिसकी रहस्यमय दीवारें थी, एंड अनसीन पैसेजेस और अनदेखे गलियारे थे। इट वॉज टू बी ए मीन्स फॉर पोएटिक जस्टिस, ये एक ऐसा जगह होनी चाहिए थी जहाँ पे किसी की पोइट्री को न्याय मिले। इट वॉज टू बी ए प्लेस वेयर क्राइम वॉज पनिश्ड और वर्च्यू रिवॉर्डेड ऑल बाई चांस, जबकि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अपराधी को दोषी को सजा दी जाती थी, एंड द वर्च्यू रिवॉर्ड ऑल बाई चांस, सब कुछ ऑल बाई चांस भी, जो भी कुछ होता था ये सब मौके पे होता था। ये कुछ प्री डिसाइडेड नहीं होता था कि अपराधी को सजा मिलेगी या उसकी गुणों को इनाम दिया जाएगा। When the king was interested in people and their crimes, जब राजा लोगों में और उनकी क्राइम्स में, उनके दोषों में, उनके अपराधों में इंटरेस्ट लेने लगा, he would dictate that their fate should be decided in the arena। तो उसने इस बात को कहा, उसने ये ऑर्डर दिया कि उनके भाग्य का निर्धारण उस एरेना में होगा। This king knew no traditions from other kingdoms। उस राजा को बाकी के राज्यों में क्या परंपरा है कुछ पता नहीं था। His only allegiance was to himself and his own fancies। उसका जो केवल उसका जो कहना चाहिए कि जो सीमितता थी उसकी खुद तक और उसकी खुद की कल्पनाओं तक ही थी। दिस फैंसी द चांस फ्री डिसीजन इन द एरेना केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक येट बार्बेरिक आइडियलिज्म। ये जो कल्पना की वजह से, जो भाग्य निर्धारण की वजह से, जो मतलब उसने सोचा था कि वो उस पब्लिक प्लेस पे लोगों के भाग्य का निर्धारण करेगा, मतलब लोगों को सजा देनी है या उनको इनाम देना है, केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक येट बार्बेरिक आइडियलिज्म। कुछ रोमांटिक लेकिन ज्यादा जो उसका जंगलीपना था, उसकी जो जंगलीपना की जो आदर्शवादिता थी उसकी वजह से आया था। When all the people had gathered in the galleries, कहने का मतलब ये है कि जो भी उसने डिसाइड किया था कि वो एक इस तरीके का एक एम्पी थिएटर बनाएगा, ये एकदम से नहीं आया था कि उसके मन में एकदम से आया था। ये कुछ क्योंकि थोड़ा सा वो रोमांटिक था, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा उसकी कैरेक्टर का ज्यादातर हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा अनसिविलाइज था, तो उसकी वजह से उसके दिमाग में ये बात आई थी कि वो एक ऐसा एम्पी थिएटर बनाए, एक ऐसा एरेना बनाए जहाँ पे इस तरीके के काम हो कि जहाँ पे क्रिमिनल को सजा मिलेगी या उसके गुणों को इनाम मिलेगा। When all the people had gathered in the galleries and the king was seated on his throne high up on one side of the arena, जब लोग बाग गैलरीज में इकट्ठे हो जाते, एंड द किंग वॉज सीटेड ऑन हिज थ्रोन हाई अप ऑन वन साइड ऑफ द अरेना, और जब राजा अपने सिंहासन पर जो एक ऊंची जगह पर बना हुआ था उस एरेना में एक जगह पर वहां पर बैठ जाता, ही वुड गिव अ सिग्नल, तो वह सिग्नल देता। और डोर बीनीथ हिम वुड ओपन, उसके नीचे राजा के सिंहासन के नीचे वाला दरवाजा खुलता, एंड द एक्यूज्ड पर्सन वुड स्टेप आउट इनटू द एम्पी थिएटर, और दोषी व्यक्ति उस एम्पी थिएटर के बाहर आता। डायरेक्टली अपोजिट द एक्यूज्ड देयर वर टू डोर्स, सीधे उस दोषी व्यक्ति के जस्ट सामने दो दरवाजे थे, एग्जैक्टली अलाइक एंड साइड बाय साइड, बिल्कुल एक जैसे और बिल्कुल पास पास। द पर्सन ऑन ट्रायल हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स एंड ओपन वन ऑफ देम। दोषी को जब उस पर मुकदमा चलता तो इन दोनों दरवाजों तक चलकर आना होता और उनमें से एक दरवाजा खोलना होता। ही कुड ओपन विच एवर डोर ही वांटेड, जिस भी दरवाजे को वो खोलना चाहता वो खोल सकता था। ही वॉज सब्जेक्ट टू नो प्रेशर फ्रॉम द किंग और हिज कोर्ट, उसके ऊपर राजा या उसके दरबार का कोई दबाव नहीं था। द ओनली इन्फ्लुएंस वॉज दैट ऑफ द फेट और लक, केवल और केवल जो भी कुछ निर्भर था वो उसके भाग्य और उसकी किस्मत पर करता था। इफ द एक्यूज्ड ओपन्ड वन डोर, अगर अपराधी एक दरवाजा खोलता, अ हंग्री टाइगर केम आउट, तो एक भूखा शेर आता। इट वॉज द फियर्सेस्ट एंड मोस्ट क्रूअल दैट कुड बी फाउंड, और ये सबसे ज्यादा भयानक और सबसे ज्यादा निर्दयी शेर था जो पाया जाता था। एंड इट इमीडिएटली जम्प्ड ऑन हिम, और वो शेर तुरंत ही उस दोषी पर अटैक कर देता, एंड टोर हिम टू पीसेस इज अ पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, और उसकी दोषी की सजा के रूप में, उसकी दोषों की सजा के रूप में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। टोर मीन्स फाड़ना होता है, टीयर का सेकंड फॉर्म है टोर, लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि उसके टुकड़े टुकड़े करना। When the fate of the criminal was decided, इस तरीके से जब एक दोषी का भाग्य निर्धारण हो जाता, said आयरन बेल्स वर रंग, तो लोहे के बड़े बड़े घंटे बजते, एंड ग्रेट वेल्स वेंट अप फ्रॉम द हायर्ड मॉर्नर्स हु वर पोस्टेड आउटसाइड द अरेना, और जो मॉर्नर्स मीन्स जो शोक अभिव्यक्त करने के लिए जो रखे जाते हैं लोग, उनकी आवाजें जिनको वो अरेना के बाहर बिठा के रखता था, तेज तेज आवाजें सुनाई देती। द ऑडियंस वेंट होम विद ब्रॉड बोर्ड हेड्स, ऑडियंस अपने सिर झुकाकर अपने घर चली जाती, एंड डोरफुल हार्ट्स, उनके दिल में इस बात का दुख होता दैट वन यंग एंड फेयर, कि एक इतना खूबसूरत, इतना नौजवान
या फिर एक इतना ओल्ड एंड रिस्पेक्टेड, जो इतना बुजुर्ग और इतना सम्मानीय है, शुड हैव मेरिटेड सच अ फेट, उसके भाग्य को इतना इस तरीके की चीजें मिली। इफ ही ओपन द अदर डोर अ लेडी केम आउट, अगर वो दूसरा दरवाजा खोलता तो एक लेडी बाहर आती। द किंग ऑलवेज चोज द लेडीज हिमसेल्फ, लेडीज को राजा खुद चुनता था। ही मेड श्योर दैट ईच वॉज ऑफ द सेम एज एंड स्टेशन एज द एक्यूज, राजा हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि जिस भी लेडी को वो चुनता वो उस दोषी के बराबर की होती उम्र में, साथ ही साथ उस पद में भी उसी के बराबर होती, एंड दैट शी वॉज ब्यूटीफुल, और साथ ही साथ कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। द रूल वॉज दैट द एक्यूज वॉज टू मैरी हर इमीडिएटली, रूल ये था कि जो दोषी है उसको तुरंत ही उससे शादी करनी होती थी। इफ ही वर ऑलरेडी हैड मैरिड एंड हैड अ फैमिली, इट डिडंट मैटर इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड एंड हैड अ फैमिली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक परिवार है। द लेडी वॉज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस, लेडी उसकी निर्दोष होने का प्रतीक थी। सो इफ द एक्यूज ऑलरेडी लव्ड अनदर, दैट अदर वॉज टू बी फॉरगॉटन, और अगर ऐसा होता कि जो दोषी है अगर किसी और से प्यार करता है तो उसके लिए जरूरी होता था कि वो दूसरे वाले को भूल जाए। इट वॉज द किंग्स वे, ये राजा का न्याय करने का तरीका था। ही अलाउड नथिंग टू इंटरफेयर विथ हिज डिजाइन, वो कभी भी किसी को इस बात के लिए इजाजत नहीं देता था कि उसके निर्णय में, डिजाइन मीन्स जो भी जजमेंट, जो भी निर्णय वो दे रहा है उसमें कोई इंटरफेयर या हस्तक्षेप करे। इंडीड इमीडिएटली आफ्टर द लेडी अपीयर्ड, बल्कि जैसे ही लेडी सामने आती, अनदर डोर बीनीथ द किंग ओपन, राजा के सिंहासन के नीचे वाला दरवाजा खुलता, एंड आउट केम ए प्रीस्ट, म्यूजिशियंस, सिंगर्स एंड ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, और उसमें से जो ग्रुप डांसर्स का ग्रुप निकलता, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, प्रीस्ट यानी कि पुजारी निकलता। इन ए प्रोसेशन, एक जुलूस के रूप में ये सब निकलते। दे ऑल चीयरफुली मार्च, एक जुलूस खुशी खुशी एक जुलूस के रूप में वो बाहर आते, एंड सैंग फॉर द कपल स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द एरेना, और उस एरेना के बीच में खड़े हुए कपल के लिए वो लोग गाना गाते। द बेल्स रैंग, घंटियां बजती। द ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल, जो दर्शक थे वो अपना अप्रूवल देते, उसको स्वीकृति देते। एंड द इनोसेंट मैन प्रेसिडेड बाय चिल्ड्रन स्ट्रीइंग फ्लावर्स इन द कपल्स पार्क, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उस कपल के रास्ते में फूल बिखराते हुए, स्ट्रिंग मीन्स बिखेरना, फूल बिखेरते हुए चलते। लेडीज न्यू ब्राइड टू हिज हाउस, टू हिज होम, ताकि वो अपनी नई दुल्हन को अपने घर पे ले जा सके। दैट वॉज द किंग्स सेमी बार्बरिक मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, ये उस अनसिविलाइज्ड, हाफ अनसिविलाइज्ड राजा का न्याय करने का तरीका था। एडमिनिस्ट्रेटिंग मीन्स टू गिव, या देना, एंड इट्स फेयरनेस ऑब्वियस, लेकिन एक बात थी कि इसमें जो न्याय था वो बिल्कुल साफ साफ था, बिल्कुल पारदर्शिता थी। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड, अपराधी को ये पता नहीं था, होता था कि जो लेडी है वो किस दरवाजे के पीछे है। ही ओपन विच एवर डोर ही वॉन्टेड टू, वो जो भी दरवाजा खोलना चाहे खोल सकता था। ही विदाउट नोइंग वेदर इट इन द नेक्स्ट इंस्टेंट ही वॉज टू बी ईटन और मैरिड, बिना ये जाने कि अगले क्षण उसके साथ क्या होगा, उसको खा लिया जाएगा या उसकी शादी होगी। ऑन सम ओकेजन्स द टाइगर केम आउट ऑफ वन डोर, कई मौकों पर टाइगर दूसरे दरवाजे से आता। एंड अदर ओकेजन्स इट केम आउट ऑफ द अदर, और कई दूसरे मौकों पर वो दूसरे दरवाजे से आता। इन दिस सिस्टम देयर वॉज इंस्टेंट पनिशमेंट, इस सिस्टम में पनिशमेंट जो था वो तुरंत मिलता था। फॉर गिल्ट, उस दोष के लिए, एंड डिस्टिंक्ट रिवॉर्ड फॉर द इनोसेंस, और अगर इनोसेंट है, अगर वो निर्दोष है तो रिवॉर्ड या इनाम भी तुरंत मिलता था। वेदर द एक्यूज्ड वांटेड द रिवॉर्ड और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दोषी को इनाम चाहिए या नहीं। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स एरेना, राजा के दरबार से, राजा की उस एरेना से जो जजमेंट राजा से मिलता था वहां से बचकर कोई नहीं जा सकता था। द इंस्टीट्यूशन वॉज ए पॉपुलर वन, ये तरीका बहुत ज्यादा उसका पॉपुलर हो चुका था। व्हेन द पीपल गैदर टुगेदर ऑन वन ऑफ द ट्रायल डेज, जब लोग बाग, जब जिस दोषी पे मुकदमा चलता वहां पे उस मुकदमे को देखने के लिए आते। दे नेवर न्यू वेदर दे वर टू विटनेस अ ब्लडी स्लॉटर और अ फेस्टिव वेडिंग, उन ऑडियंस को ये पता नहीं होता था कि आज वो किस बात के साक्षी बनेंगे, एक ब्लडी कत्ल के, सर्टनली उसको जिसका कत्ल कर दिया जाएगा, या फिर एक बहुत बड़ी वेडिंग के। फेस्टिव मीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन के। दिस एलिमेंट ऑफ ऑर्सिटी यूजुअली मेड द ओकेजन मोर इंटरेस्टिंग, ये जो अनिश्चितता को जो तत्व था ये अक्सर करके उस मौके को और ज्यादा रुचिकर बना देता। देन इट वुड बीन अदरवाइज, इससे भी ज्यादा कि वो हो भी नहीं सकता था, मतलब शायद और कोई तरीका इसको इतना इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता था जितना कि ये जो अनिश्चितता का जो तरीका था वो उसको बनाता था। द पीपल वर एंटरटेन, लोगों का मनोरंजन होता। एंड नो वन डाउटेड दैट जस्टिस वॉज बीइंग सर्व्ड, और किसी को शक भी नहीं होता कि राजा ने न्याय सही नहीं किया है।
ऑल बिलीव दैट द एक्यूज्ड हैड हिज फेट इन हिज ओन हैंड्स। सबका ये मानना था कि दोषी का भाग्य उसके खुद के हाथों में होता है। नाउ पार्ट 2। अभी तक जो हमने पार्ट 1 में यही पढ़ा कि अभी तक यह पढ़ा कि राजा ने किस तरीके राजा ने एक एरेना बनाया और किस तरीके से वो उसमें न्याय करता था, और लोग बाग को मानना यह था कि जो दोषी है वो उसके खुद के कामों की वजह से उसको इतनी सजा मिलती है। पार्ट 2, द सेमी बार्बरी किंग हैड ए डॉटर हूम ही लव्ड डीपली। उस राजा की एक बेटी थी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। शी वॉज एज पैशनेट, फैंसीफुल एंड स्ट्रॉन्ग एज हर फादर एंड वॉज डिवोटेड टू हिम। वो भी अपने पिता की तरह बहुत ज्यादा इमोशनल थी, ऊर्जा से भरी हुई थी, कल्पनाओं में रहती थी और उतनी ही ताकतवर थी जितना वो उसके पिता था। एंड वॉज डिवोटेड टू हिम, और उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित थी। एज इन द केस द मैनी फेरी टेल्स, दिस डॉटर द एपल ऑफ फादर्स आई वॉज इन लव विद अ यंग मैन। जैसा कि इस केस की बात है, जैसे कि अक्सर परियों की कहानियों में होता है, यहाँ जो लड़की है, जो राजकुमारी है, वो भी अपनी पापा की आंखों का तारा है। द एपल ऑफ अ फादर्स आईज मीन वो भी अपने पिता की आंखों का तारा है। वॉज इन लव विद अ यंग मैन, जो कभी एक बार एक नौजवान से प्यार करती है। हु वॉज बिलो हिज स्टेशन, लेकिन वह नौजवान उसके पद में कम था, उससे पद में छोटा था। ही वॉज ए कॉमनर, वो एक आम आदमी था। कॉमनर में से एक आम आदमी। ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, वो भी बहादुर था, हैंडसम था, एंड डेयरिंग और साहसी था। एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग, और पूरे तन मन से वो अपने शाही राजकुमारी को जो प्रिंसेस थी उसको प्यार करता था। द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर, लेकिन जो राजकुमारी थी उसके अंदर बहुत ज्यादा जंगलीपना था। दैट देयर लव अफेयर वॉज ड्रामेटिक, जो उसका ये लव अफेयर था, जो उसका ये जो प्यार का जो मामला था, ये बहुत ज्यादा नाटकीय था, ये बहुत ज्यादा नाटकीय था। इट वॉज अ सीक्रेट फॉर मंथ्स, कई महीनों तक ये सीक्रेट रहा। बट द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, लेकिन एक दिन राजा को इस बारे में पता चल ही गया। द किंग डिडंट हेजिटेट फॉर ए मिनट, राजा एक मिनट भी नहीं हिचकिचाया। ही सेंट द यंग मैन टू प्रिजन एंड सेट अ डेट फॉर हिज ट्रायल इन द एरेना। राजा ने उसको जेल में डाल दिया और उसके ऊपर मुकदमे की तारीख की जिस दिन उसके ऊपर मुकदमा चलेगा उस एरेना में वो फिक्स कर दी। When the date arrived, जब डेट आई, everyone in the kingdom wanted to attend, हर कोई राज्य में उसका साक्षी बनना चाहता था उस मुकदमे का। They all knew of the king's interest in the case, क्योंकि सब जानते थे कि राजा इस केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि वो राजा की बेटी का सवाल था। And there was excitement in the air, और सब कुछ पूरे राज्य में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह था। एयर मीन्स राज्य, यहाँ पर हवा मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे मतलब कि सब लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे। द किंग्स मैन सर्च फॉर द फियर्सेस्ट टाइगर इन द रिंग, राजा के व्यक्तियों ने राज्य में, मीन्स राज्य में सबसे ज्यादा भयंकर शेर की खोज की। दे ऑल्सो सर्च फॉर द फेयरेस्ट मैडन इन द लैंड, साथ ही साथ उन्होंने सबसे खूबसूरत कन्या की, मेडन मीन्स कन्या की भी तलाश करी। सो दैट ही कुड गिव अ फिटिंग ब्राइड इन केस ही वर फाउंड इनोसेंट, इसलिए कि अगर वो अपराधी अगर निर्दोष पाया जाता है तो उसकी शादी करवा दी जाए। ऑफ कोर्स एवरीवन न्यू दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम ऑफ लविंग द प्रिंसेस, इस बात में कोई शक नहीं था, हर कोई इस बात को जानता था कि उसने राजकुमारी से प्यार कर एक अपराध किया है। बट द किंग डिडंट अलाउ द फैक्ट्स ऑफ द केस टू अल्टर हिज डिसीजन, लेकिन राजा ने फिर भी अपने निर्णय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, न ही वो ऐसा चाहता था। द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान, जिस तरीके से प्लान किया गया था, जिस तरीके से योजना बनाई गई थी, मुकदमा चला। द यूथ वुड बी गॉन नो मैटर व्हाट हैपेंड, और इस बात में कोई शक नहीं था कि आज जो वो नौजवान है उसको तो आज सामने आना ही पड़ेगा। ही वुड आइदर बी डेड और मैरिड, चाहे उसकी शादी होगी या मरेगा, कुछ तो डिसाइड होना था। द किंग वुड एंजॉय द प्रोसीडिंग्स फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट, राजा भी उन चीजों को बहुत ज्यादा, जो प्रोसीडिंग्स या जो भी कार्यवाही होती थी उनको बहुत ज्यादा एंजॉय करता था। द डे अराइव्ड, उस दिन का दिन आया जिस दिन वो डेट दी गई थी। द पीपल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एरेना, यानी कि हर एक कोना लोगों से भरा हुआ था। ऑल वॉज रेडी व्हेन द मूवमेंट केम, हर कोई सांस रोक के बैठा था जब वो मूवमेंट आया, जब उस पर मुकदमा चला। अ सिग्नल वॉज गिवन, सिग्नल, राजा ने एक सिग्नल दिया। एंड द डोर ओपन, दरवाजा खुला। अलाउइंग द प्रिंसेस लवर टू एंटर, और जो उस राजकुमारी का प्रेमी था वो अंदर आया। द क्राउड गेस्ट, जो भीड़ थी उसकी सांसें फूल गई। ही वॉज हैंडसम, क्यों? क्योंकि वो नौजवान बहुत खूबसूरत था। हाफ द ऑडियंस did not know that one so attractive had lived among them, क्योंकि प्रजा इसलिए ज्यादा घबरा गई, इसलिए ज्यादा डर गई कि उसको ये पता नहीं था कि उन लोगों के बीच में एक इतना सुंदर नौजवान भी रहता है। नो वंडर द प्रिंसेस लव्ड हिम, अब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं था कि प्रिंसेस उसको प्यार क्यों करती थी। हाउ टेरिबल फॉर हिम टू बी देयर, उसके लिए यहाँ पर होना बहुत ज्यादा दुख की बात थी। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर लॉन्ग टाइम, कई समय तक, बहुत लंबे समय तक वो इस मुकदमे के बारे में रातों दिन सोचती रही। शी न्यू शी कुडंट बियर टू मिस द स्पेक्टिकल,
वो जानती थी कि वो इस स्पेक्टेकल को, इस दृश्य को अगर मिस कर देगी तो वो सहन नहीं कर पाएगी। बट देयर वॉज अनदर रीजन फॉर हर, लेकिन उसके वहां पर उस एरेना में मौजूद होने का दूसरा कारण भी था। She had such power, influence and force of character as well as plenty of gold that she did what no one had ever done before. क्योंकि उसके पास ताकत थी, उसका प्रभाव था क्योंकि वो राजा की बेटी थी, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, साथ ही साथ उसके कैरेक्टर का दबाव कि वो एक राजकुमारी है, एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड, साथ ही साथ उसके पास खूब सारा सोना था। She did what no one had ever done before. तो उसने वो कर सकती थी जो आज तक किसी ने पहले कभी नहीं किया था। She found out the secret of the doors for that day. उस दिन उसने जो दरवाजों का रहस्य था वो पता लगाया। She knew in which room stood the hungry tiger and in which waited the lady. उसको ये पता था कि किस रूम में भूखा शेर है और किस में लेडी है। She knew to that the doors were so thick that there was no way anyone could have heard some hint before him from behind them. वो ये भी जानती थी कि जो दरवाजे वो इतने मोटे हैं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि उसके पीछे की बात कोई सुन सके। If she were going to warn her lover, अगर वो अपने लवर को चेतावनी भी देना चाहती, she would have to do it by signal, तो वो केवल इशारे से कर सकती थी। She also knew something which made the whole process more complicated. ऐसी भी एक चीज थी जिससे वो चाहती थी कि जो पूरा तरीका है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो और ज्यादा जटिल हो सकती थी। She knew that the lady was one of the most beautiful maidens in the whole country. वो ये जानती थी कि वो लेडी जो है वो पूरे राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की थी, एंड द थॉट ऑफ अ यंग मैन लिविंग विथ हिज वुमेन एंग्रेज्ड हर, और इस बात की कल्पना से है कि वो ये उसका प्रेमी या वो जो नौजवान है वो उस औरत के साथ रहेगा, इस बात से ही उसको बहुत ही गुस्सा आया। शी हेटेड द लेडी एंड हेटेड विद व्हाट माइट हैपन, उसको इस बात से नफरत उस लेडी से भी, साथ ही साथ क्या होने वाला था उससे भी उसको नफरत हो गई। When the accused bowed into the royal box, जब उस दोषी ने राजा के सामने सिर झुकाया, as was the custom, जैसा कि एक रिवाज था, he looked only at the princess and immediately he knew. उसने केवल राजकुमारी को देखा और वो उसको तुरंत पहचान गया। He had expected her to find out the secret of the doors. उसने उम्मीद की थी कि शायद उसने राजकुमारी ने दरवाजों का सीक्रेट पता लगा लिया होगा, and now he knew that she had the answer. अब वो समझ चुका था कि उसके पास उसके सीक्रेट का आंसर है। इट वॉज ओनली लेट फॉर हर टू टेल हिम, अब केवल उस पर था कि वो बताती है कि नहीं। हिज क्विक ग्लैंस एट हर, उस नौजवान ने उसकी तरफ एक नजर डालकर पूछा, विच, कौन सा? इट वॉज एज प्लेन एज शी हैड शाउटेड इट, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि अगर वो चिल्लाकर पूछता। देयर वॉज नो टाइम टू लूज, द क्विक क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड जस्ट एज क्विकली सो दैट द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं था, तो जिस तरीके से क्वेश्चन जितनी जल्दी से क्वेश्चन पूछा गया था उतनी ही जल्दी उसका आंसर भी दिया जाना था, सो दैट द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, ताकि राजा को शक न हो। हर राइट हैंड वॉज रेस्टिंग ऑन ए पिलो इन फ्रंट ऑफ हर, उस राजकुमारी का सीधा हाथ उसके सामने एक तकिए पर रखा हुआ था। शी रेज्ड इट स्लाइटली, उसने उसको हल्का सा हिलाया, एंड मेड अ स्मॉल फास्ट मूवमेंट टू द राइट, और राइट की तरफ उसने उसकी तरफ इशारा किया। नो वन बट हर लवर सॉ हर, और किसी ने नहीं बल्कि उसके लवर ने